प्रमुख खनिजों पे थे हम लास्ट लेक्चर में, है ना। और इसके बाद हमने लौह अयस्क को देखा था। लौह अयस्क क्या है, उसके उपयोग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या होता है, ठीक है, लिमोनाइट क्या होता है और सिडराइट कहता है ना। ब्राउन आयरन किसे कहते हैं, येलो किसे कहते हैं, रेड किसे कहते हैं, ब्लैक किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद इसके उपयोग को देखा था और इसके वितरण को कहां कहां पर है हमारे भारत में प्रमुखतः, है ना। हालांकि छोटे प्रमाण में कई जगह पर भी पाया जाता है, हमारे झाबुआ वगैरह के एरिया में भी पाया जाता है, लेकिन अभी तक माइनिंग वहां पर शुरू नहीं हुई है, किंचित रूप में है। इसीलिए याद रखना है, प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दो प्रमुख क्षेत्र अगर हम देख ले तो एक कर्नाटक गोवा पेटी है, ठीक है, और दूसरा हमारा पूर्वोत्तर का यानी कि छत्तीसगढ़ से लेकर हमारे यहाँ पर कौन सा है, ओडिशा झारखंड वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रमुखतः हमारे यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। मध्य प्रदेश गरीब है, क्यों गरीब है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो जबलपुर और मैकाल श्रेणी में ही किंचित रूप में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त हमारे मध्य प्रदेश में बड़े प्रमाण पर कहीं पर नहीं है, इसलिए कहा जाता है लौह अयस्क में मध्य प्रदेश राज्य जो है वह एक निर्धन है। क्या है, निर्धन राज्य की श्रेणी में आते हैं हम लौह अयस्क की चर्चा अगर करें तो, ठीक है। मैंगनीज अगर हम देखें तो मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। देखिए जितने भी प्रमुख खनिज संसाधन होते हैं, जितने भी खनिज, मैंने पहले भी कहा है कि खनिज संसाधनों की प्राप्ति ज्यादातर अगर हम धात्विक की चीजों की बात करें या धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं तो वह हमारे यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या फिर कोरपा क्रम की चट्टानों में, याद रखना है। अगर हम ना किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लौह अयस्क की, ठीक है, लौह अयस्क की बात कर रहे हैं या मैंगनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम तांबा की बात कर रहे हैं, ये प्रमुख धातु वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो धारवाड़ और कुरपा क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं। क्यों, तो मैंने आपको भूगार्भिक समय सारणी बताया था, भारत की भूगार्भिक संरचना भी बताई थी कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है, ठीक है, किंतु आज अगर हम देखें तो आर्कियन सबसे पुरातन चट्टान है और सबसे पहले पृथ्वी पर बनने वाली चट्टान जो है वो कौन सी थी, आर्कियन, है ना, क्योंकि यह आर्कियन कल्प में बनी थी। समझ में आ रहा है। तो आर्कियन क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। जब सबसे पहले पृथ्वी पर इसके उद्भव की चर्चा हुई थी तो उस कालखंड को हम आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, उस कालखंड में जो बनी चट्टान होगी उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान। अब यह बहुत जटिल थी क्योंकि उस वक्त मैग्मा निकल रहा था और मैग्मा के ठंडे होने से तुरंत बनी हुई चट्टान क्या कहलाती थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती थी। तो ये जटिल है, इसमें खनिज तत्वों की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं होता है जब तक इनका अपर्दन ना हो। तो जब इनका अपर्दन शुरू हुआ तो एक नए क्रम की चट्टान बनी जिसे हमने क्या कहा, धारवाड़। तो इसकी संरचना इतनी जटिल नहीं है जितनी आर्कियन क्रम की है। यही कारण है कि यहां पर खनिज की प्राप्ति तो होगी लेकिन जटिल संरचना के कारण यहां से उत्खनन ज्यादा संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमारे पृथ्वी पर अगर कहीं पर ज्यादातर चट्टानें प्राप्त, ज्यादातर खनिज संसाधन की प्राप्ति होती है तो वह कहां होती है, कुरपा और धारवाड़ क्रम के। हालांकि धारवाड़ क्रम से कम प्रमाण में कुरपा चट्टानों में प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, धारवाड़ क्रम होता सबसे ज्यादा इसमें है। लेकिन जब हमें प्राप्ति करना है ना, क्योंकि उसका आर्थिक महत्व चाहिए हमें, तो आर्थिक महत्व के लिए निकालना भी तो जरूरी है ना। पढ़े पढ़े क्या होगा, अगर ज्ञान आपके अंदर है और आपने किसी को दिया नहीं तो वो ज्ञान किस काम का, भंडार है आपके पास में। मान लिया जाए कि हम कहते हैं अफ्रीका है, अफ्रीका में अब खनिज संसाधनों की भरमार है, लेकिन अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो गरीब कॉन्टिनेंट में आता है। सबसे गरीब कॉन्टिनेंट अगर हमारे विश्व में कहीं होगा तो वो कौन सा है, अफ्रीका है। खनिज संसाधन है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, कोयला है, जैविक संसाधन भी ज्यादा है, जैविक संसाधन भी ज्यादा है। अगर हम कांगो बेसिन की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, अगर धरातलीय बात करें तो, समुद्र की बात ना करें तो, है ना। अमेज़न के बाद वही है दूसरा सबसे बड़ा कांगो बेसिन। फिर भी वो गरीब क्यों है, क्योंकि उनके पास भंडार है, निकालने की शक्ति नहीं है। समझ में आया। अब अगर हम बात करें ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आप विचार कीजिए, महाराष्ट्र के पास ज्यादा खनिज संसाधन है, राजस्थान के पास है, तमिलनाडु के पास, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इनकी अपेक्षाकृत क्या है। लेकिन यह
अल्प विकसित राज्य है या नहीं है? तो फिर क्यों ऐसा हुआ भाई? खनिज संसाधन तो लबालब भरा हुआ है, भारत का रूर क्षेत्र है वो, तो झारखंड की अगर हम छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो है या नहीं है? क्यों? क्योंकि संसाधन है, उत्पादन नहीं हो रहा है, और उत्पादन करने के लिए तकनीक चाहिए, और तकनीक के लिए एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें, है ना, अब उसके पिछड़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है कि हमारे यहां पर आदिम जनजातियां निवास करती इन राज्यों में, ये ध्यान में रखना है। कहां कहां? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, आपको पता है ना ये सारी चीजें। तो ये जो है ये अपने परंपरागत जीवन शैली को ज्यादा अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? ज्यादा अपनाते हैं। हालांकि आज डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ होगा वो, लेकिन मध्य प्रदेश इससे कई ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में और इन राज्यों की जनजातियों में बहुत ज्यादा अंतर है। हमारे यहाँ की गोंड जनजाति और छत्तीसगढ़ में मौजूद गोंड जनजातियों के उत्थान में बहुत ज्यादा अंतर है। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ की भील जनजाति, भील जनजातियों में भी अगर हम बात करें तो अलीराजपुर और झाबुआ की बात करें तो उनकी अपेक्षाकृत जो गुजरात वाले जो भील जनजाति वाले हैं वो ज्यादा ऊपर है, क्योंकि वहां पर वो एजुकेटेड हो चुके हैं, एजुकेशन उन्हें मिल चुका है, वो समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे अब जुड़ना प्रारंभ हो चुके हैं। यहां अभी बाकी है। हमारा अलीराजपुर और झाबुआ की बात करें तो अभी यहां पर बाकी है, ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से होगा। कोई भी चीज जो है वो क्रमिक रूप से होती है। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, इन राज्यों में याद रखना है जो पारिवारिक जो लोग रहते हैं उन्हें पैसा चाहिए, जीवन जीना है उन्हें अल्टीमेटली। तो पैसा चाहिए जब रहता है तो वह अपने परिवार के लोगों को, वहां पर खनन कार्य तो हो रहा है, लेकिन जो खनन कार्य हो रहा है उसमें उच्च स्तर पर जो लोग लगे हुए हैं वो उस राज्य के नहीं है, और जो उस राज्य के जो लोग हैं वो माइनिंग कार्य में लगे हुए हैं, खुदाई कार्य में। जा तू जल्दी, है ना, दिहाड़ी लेके आ, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। तो एजुकेशन उनका छूटते हुए चले जा रहा है। यही कारण है कि उस राज्य का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। हालांकि अभी धीरे धीरे हो रहा है। खैर मैं तो आपको एक बता रहा था, कई सारे कारणों में से एक कारण ये भी होता है, ठीक है ना। और जब शरीर थकता है तो फिर मानसिक तौर पर भी वो थकावट महसूस करता है, और इसके लिए फिर वहां पर अन्य चीजों में, क्योंकि उन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है तो फिर वह दूसरी चीजों में ज्यादा संलिप्त हो जाते हैं, जैसे गुटखा खाना, दारू पीना। क्योंकि वो शाम को जब कमा के आते हैं तो उनका शरीर बहुत थका हुआ रहता है, और थके होने के बाद वो कहते हैं कि हमें आराम से नींद चाहिए, सुबह उठ के हम काम करेंगे, है ना। ये उनकी मानसिकता है। हम कह रहे हैं कि वो जानबूझ के पी रहे, ऐसा नहीं है ना। तो उनका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो सुबह से, आप देखोगे कि अगर आप रोड पे काम करने वाले व्यक्ति है, वो अगर मई के महीने में भी देखे तो मई के माह में भी वो 1 या 2 बजे जो है वो काम करते धूप में, करते नहीं करते? और आप लोग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो उनका शारीरिक, है ना, जो कष्ट होता है वो अलग प्रकार से होता है, हमारा अलग प्रकार से होता है। हम बैठे बैठे यहां पर अगर 2-4 ऐसी भी करवटें ले ले तो यहां पर मोच आ जाएगी, मसल्स में आ जाएगी ना? आ जाएगी, आती है, मुझे तो आती है, क्योंकि बैठे बैठे वही काम हो गया है। कभी कभार अगर मैं ज्यादा अंगड़ाई ऐसे ले लेता हूं तो यहां मसल जो है वो खिंचा जाती है। अब बताओ क्या करें, है ना। उस दिन हम घूमने गए थे, है ना, गली वाले, तो वहां पर क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट में एक शॉट मारा तो ये कंधा दर्द करने लग गया, एक ही शॉट। उसके बाद मैंने बैट दूसरे को दे दी, पता चले वो टूट जाए, निकल के आ जाए, और, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उनको भाई, है ना, शारीरिक कष्ट अलग से होता है। तो यहां भी याद रखना, मैंगनीज की प्राप्ति मुख्यतः कहां पर होगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होगी। कहां पर होगी? धारवाड़। और मैंगनीज एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसका उपयोग जो है वो मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। इस रूप में कई अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है, और फिर उन मिश्र धातुओं का उपयोग विविध क्षेत्र में जो है वह किया जाता है। पेंट उद्योग में जो है वो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। इस्पात के निर्माण में, स्टील के निर्माण में जो है इसका उपयोग जो है वह किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, जहां पर आपको सफाई की आवश्यकता होती है, बैटरियां होगी, पेंट होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैंगनीज क्या है तथा मैंगनीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है तथा इसके प्रमुख उपयोग आपको बताना होगा, और साथ में आपको इसके वितरण के बारे में भी बताना होगा। तो मैंने बताया आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां कहां पर है, बताया है। कहां कहां होगी? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में कहां है?
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है ना। गोंडवाना क्रम की चट्टान के दक्षिण में मौजूद हमारे यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कहां पर है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसलिए याद रखना है, अगर हम वितरण की बात करें तो ओडिशा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ये तीन प्रमुख क्षेत्र है, यहां पर है। तो ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना है, मैंने कल भी कहा था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जहां पर लो अयस्क है तो उसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैंगनीज भी पाया जाएगा। तो अलग से आपको कोई जगह याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो मयूरभंज क्वेंझोर वाला क्षेत्र मैंने बताया था कल के मैथ में, मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये मयूरभंज है, ये क्वेंझोर है। अगर इधर वाले अगर हम बात करें, देखिए ओडिशा के क्षेत्र में जब मैं आपको ओडिशा पढ़ा रहा था तब ओडिशा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मैंने कहा था कि यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टान है। पाट प्रदेश बताया था मैंने, याद है? पाट प्रदेश बताया था, पक्का ना? तो ये भी याद रखना। तो यहां पर अगर हम बॉक्साइट की बात करेंगे तो फिर ये यहां पर आएगा, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो वो यहां पर पाया जाएगा। ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये इधर वाला दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है ओडिशा का। तो ये ओडिशा का ये जो क्षेत्र है, क्वेंझोर और मयूरभंज, यहाँ पर लो अयस्क की भी प्राप्ति होती है और साथ में मैंगनीज की भी बात करते हैं। क्वेंझोर हो गया, मयूरभंज हो गया, संबलपुर हो गया, कालाहांडी का क्षेत्र हो गया। कालाहांडी जानते हो कहां है? वो तो मुझे पता है, वो तो पढ़ा है मैंने आपको। कालाहांडी प्रमुख चीज कालाहांडी की, ये भूल जाते हो यार आप, ऐसे कैसे चलेगा? कालाहांडी छत्तीसगढ़ से लगा क्षेत्र है ना, रामपुर वाला क्षेत्र, जहां से दो प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन सी? इंद्रावती और सबरी। कैसे करते हो रे यार? आगे पाठ पीछे सपाट अगर होगा तो मेंस कैसे लिखोगे? मेंस में रटने वाला काम थोड़ी ना चाहिए। रटने वाला काम होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। प्री में जितना रटना था उतना रट लिया, चल जाएगा। मेंस में रटकर नहीं चलेगा। कितनी चीजें याद करोगे? यहां से मैं 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लूंगा आपको, फिर क्या करोगे आप? इसी मैंगनीज से मैं आपको 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो रटते बैठोगे 10 क्वेश्चन के आंसर के। बीए बीकॉम चल रहा है क्या, या 11 12 चल रहा है? 9 10 11 12 वाली कंसेप्ट यहां पर मत लाना, अन्यथा आप 10 साल तक यही पर रहोगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, नहीं चलेगी रटन विद्या। कुछ एक जगह पे चलेगी जहां पर आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो रटन विद्या से काम नहीं चलेगा। जमाना गया। हमने कहा ना, हमारे समय की बात अलग थी। उस वक्त कंपटीशन नहीं था। हम 10 11 12 की अगर बात करें तो उस वक्त सब्जेक्ट थे हमारे अलग अलग। उसमें केवल हम एमपी भी करके जाते थे, और है ना, मिलिट्री साइंस अगर कर लेते थे तो हमारा सिलेक्शन हो जाता था। उस वक्त की बात अलग थी। समय के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता है तो लेवल भी बढ़ेगा। पहले यूपीएससी भी आसान होती थी, अब यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा घंटा लग जाता है कि लिखे कैसा। तो क्वेश्चंस आपको घुमाकर ही आना है, ये बात ध्यान में रख लो आपको। तो उसके लिए रटन विद्या काम नहीं आएगी। समझो चीजों को। हाँ, ये चीज अवश्य है कि आपको क्वेंझोर याद करना पड़ेगा, नाम याद करने पड़ेगी, वो तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब 4-5 बार ओडिशा से ये नाम चला जाएगा कि भैया मयूरभंज वहां पर है, कालाहांडी वहां पर है, तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आपको रिवीजन बार बार करो उस चीज का। आपको नाम याद होगा, जगह याद होगा, एटलस ओपन करके देखो उसको। ऐसे नहीं कि आपने मयूरभंज याद कर लिया, क्वेंझोर याद कर लिया, है ना, कालाहांडी याद कर लिया, है ना, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला। देखो ना बेलाडीला कहाँ है। हो सकता है बेलाडीला के आसपास आपको दूसरी जगह भी मिल जाए, हो सकता है दुर्ग मिल जाए, बस्तर मिल जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो उनकी विशेषता भी आपको पता चल जाएगी कि हाँ ठीक है, अगर मुझे वो बेलाडीला याद नहीं आ रहा है तो मैं बस्तर लगा दूंगा। चलो लो एस में बस्तर भी तो बड़ा क्षेत्र है, हो सकता है ना। आपने बस्तर याद कर लिया तो ठीक है, महाराष्ट्र में अगर मुझे लिखना है, नहीं याद आ रहा है मुझे, चंद्रपुर का क्षेत्र नहीं याद आ रहा है, हाँ, लेकिन मैंने गढ़चिरौली तो पढ़ाया है, नक्सलवाद क्षेत्र है ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली बड़ा क्षेत्र है ना। तो ये ऐसी चीजें आपको एटलस में पता चलेगी। जब तक आप एटलस नहीं ओपन करोगे, वहां पर देखोगे नहीं है नाम, तो नहीं होएगा आपको। तो कालाहांडी एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर इसकी प्राप्ति होती है, किसकी? मैंगनीज की। कर्नाटक है, तो कर्नाटक में भी वही क्षेत्र है, बेल्लारी वाला क्षेत्र है, बाबा बुदान वाला क्षेत्र है, कुद्रेमुख, यहां पर लोह की प्राप्ति हुई थी। तो यही प्रकार की चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही है ना लोह सबसे ज्यादा। तो ये भी तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है, तो कहां मिलेगा?
बाबा बुदान हिल्स, कुद्रेमुख हो गया, बेल्लारी हो गया नहीं हो गया, ये है शिमोगा क्षेत्र हो गया, ये वाला चित्रदुर्ग, बेल्लारी, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण उसी से हुआ है, वहां पर पाए जाने धारवाड़ क्रम के क्षेत्र में, धारवाड़ की जगह पर पाए जाने वाली चट्टानों में उसी से नामकरण हुआ ना। धारवाड़ एक जगह है, कोडपा एक जगह है, कोडपा आंध्र प्रदेश में है, धारवाड़ कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश जब पढ़ाया था मैंने 4 जिले प्रमुख बताए थे तो इनमें कोडपा भी एक प्रमुख है। तो याद रखना है इस क्षेत्र में जो है कर्नाटक में क्या पाया जाता है, मैंगनीज। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सॉरी, तो बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, होशंगाबाद है, बड़े उत्पादक क्षेत्र है। बालाघाट की कौन सी है, भरवेली खदान, ठीक है, ये सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश को प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में भी रखता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के कल आया था नाम, रत्नागिरी आया था, गोवा का नाम आया था, वर्धा, नागपुर का क्षेत्र यानी कि वही चंद्रपुर वगैरह का क्षेत्र पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तमिलनाडु के शेवराय पहाड़ी, राजस्थान में भीलवाड़ा, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम, इतनी जगह आपको याद करने के लिए प्रमुखतः ये लिख देना है। इसके अतिरिक्त आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में याद रखना है, यह भी पाए जाते हैं। राजस्थान में भी यह पाए जाते हैं, राजस्थान में ज्यादा प्रमाण में नहीं है किंतु किंचित रूप से वहां पर भी उत्खनन होता है। तो मुख्यतः ये आपको याद रखना है और वितरण आपको पूछा जा सकता है। लो अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, ये 4 के तो आपको वितरण हमेशा ही याद रखना है, बाकी के छोटे छोटे याद करना है, ज्यादा आपको बड़े रूप में याद नहीं करना है। ये बड़े प्रमाण में ये है ना प्रमुख खनिज है, गौण नहीं है। जैसे आपने कहा ना, जहां गौण खनिज की अगर हम बात कर ले तो वहां पर आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, तो ये प्रमुख खनिजों में है, ठीक है। तो ये मैंगनीज है जो आपको याद करना है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है तांबा, हल्के गुलाबी रंग का है तांबा, देखा ही होगा आपने, प्रमुख है, ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होती, ये शुद्ध फॉर्म में मिलता है ज्यादातर, ठीक है, तांबा। और धारवाड़ क्रम की अगर चट्टानों में है तो तांबा का महत्व क्या है? तांबा का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर हम हमारे सामान्य जीवन को देखें तो हमारे शरीर में 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, समझ में आ गया। 9 प्रकार के मैक्रो यानी कि वृहद प्रमाण में है ना चाहिए, जो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं उनमें से एक तांबा भी है। क्या है? तांबा भी। कार्बन है, हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे शरीर में, मिनरल्स होते हैं जो हमें चाहिए रहते हैं, तो उसमें तांबा भी एक है। क्या है? तांबा भी एक। मैंने कहा ना पादप को 16 की आवश्यकता होती है, हमें 9 प्रकार की आवश्यकता होती है। इसके बाद मोलिब्डेनम वगैरह हो गए, ये किंचित प्रमाण में चाहिए रहते हैं, ये बहुत कम प्रमाण में इसकी आवश्यकता होती है। तो तांबा आप बोलते हो ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई तांबे के लोटे में या गिलास में जो है वो पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब सीधा तांबा तो खा नहीं सकते ना, ये खा लोगे, ऐसा मत करना, नहीं तो पता चले कई लोग जो सुपारी के जगह गुटके में तांबा डाल दे और खाने लग जाए, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो तांबा याद रखना है विद्युत का और ताप का सुचालक होता है। और अगर हम प्राकृतिक तौर पर देखें तो प्राकृतिक तौर पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक की अगर हम बात करें तो वो चांदी है। क्या है? प्राकृतिक तौर पे आप मिक्सिंग करके अलॉय करके दूसरा कोई मटेरियल बना सकते हो, ठीक है ना, कोई सुपर कंडक्टर आप बना सकते हो, वो अलग बात है। प्राकृतिक तौर पर अगर हमारे यहां पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यदि कोई है तो वह चांदी, ठीक है। और चांदी के बाद दूसरा सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है? तांबा। और तांबे के बाद सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? एल्यूमिनियम। यह हम प्राकृतिक तौर पर कर रहे हैं। क्या है? प्राकृतिक तौर पर बात कर रहे हैं कि यह चांदी के बाद सबसे अच्छा विद्युत का अगर कोई सुचालक माना जाता है तो कौन सा होता है? तांबा होता है। लेकिन तांबा कम प्रमाण में है, चांदी और कम प्रमाण में है। तो जितना कम प्रमाण में होगा और उसकी उपयोगिता अगर बढ़ती चली जाती है, मांग अगर बढ़ती चली जाती है, तो याद रखना है फिर उसकी याद रखना वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। आज खांसी बहुत आ रही है, क्या करें? अब पानी पी पी के तो परेशान हो रहा हूं मैं भी, सुबह से वही कर रहा हूं, खांसी आ रही पानी पियो, खांसी आ रही पानी पियो। ठीक है, ये संक्रमणशील समय है क्योंकि हम अभी शीतकाल से ग्रीष्म काल में जा रहे हैं ना,
मेरी वाइफ कह रही है कि भैया ये हाथ पैर वगैरह होंठ वगैरह अभी फटे, अभी फटेंगे, वो तो अभी समय है। बच्चे बीमार हो रहे, अभी होंगे। आप बोलोगे कि भैया मई में होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, फिर जुलाई में होंगे। कब होंगे? जुलाई में होंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में होंगे। जब फेज चेंज होता है तब हमारा शरीर दूसरी जलवायु कंडीशन को अचानक से एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो दूसरे फेज में प्रवेश करने के दौरान कुछ ना कुछ तो आपको अंदर शारीरिक हलचल होगी ही होगी। तो ये हम भी अभी इसी फेज में है, क्या, ठीक है। तो देखिए, चांदी के बाद तांबा है, तांबे के बाद एल्यूमिनियम है। ये तीन प्रमुख विद्युत के सुचालक आपके पास मौजूद है। क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा महंगा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में हम जो है या इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो है इसका सीधा उपयोग नहीं करते, सरलता से इसका उपयोग नहीं करते हैं। करते क्या? नहीं करते। बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में जहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती है, जहां पर आपको रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम चाहिए होती है, वहां पर आप किसका उपयोग करते हो? चांदी का उपयोग करते। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स महंगे भी मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? मिलते हैं। आप कहे कि भाई यहां पर एक्सटेंशन लाइन में चांदी लगा दे, क्या लगा दे? चांदी लगा। एल्यूमिनियम छोड़ते नहीं गांव के लोग जो चोर रहते हैं, क्योंकि शहर में तो चोरी कर नहीं सकते, गांव में ही चोरी करेंगे क्योंकि सुनसान होता है। रात को सब 10 बजे के बाद तो गांव में कोई जगह है ये भी पता नहीं चलता है, तो तब वहां पर वो भी काट के ले जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आती। जब वो चोरी कर सकते हैं तो सोचो चांदी क्या है, चीज है। अच्छा, तांबा भी लगा सकते हैं क्या? नहीं। हमारा फैन बिगड़ जाता है तो उसकी वाइंडिंग को चेंज करवाने के लिए पसीने छूटे 400 रुपए लगेंगे, ऐसे करते हैं। तांबा महंगा है दादा। वो भी कहता है कि भैया आपको ऊपर से 100 रुपए देना, 300 में हम यही ले लेंगे। उसको क्या करना है? उसको तो क्लीन ही करना है ना उसको। तांबा तो वही है, मैंने कहा ना शुद्ध रूप में, ज्यादा क्या है, कार्बन चढ़ेगा उसके ऊपर, उसको क्लीन कर देंगे, वो फिर से बेच देगा उसको, तो ज्यादा पैसे नहीं लगते ना फिर हमें। लगते क्या? नहीं लगते भाई। जलेगा भी तो क्या होगा? कार्बन चढ़ेगा उसके ऊपर, क्लीन कर देंगे उसको, फिर बेच देंगे। तो वो भी तो होशियार होते हैं, 10 रुपए में क्लीन कर देंगे, बाकी 400 में बेच देंगे, वो 90 तो उनका ही फायदा है। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। तो याद रखना है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, किसके मुकाबले? तांबे के मुकाबले। और एल्यूमिनियम के मुकाबले इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो यहां पर हीट होने की संभावना कम होती है, और इसके मुकाबले यहां पर हीट जनरेट होने की संभावना कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अवरोधक जो होते हैं वो कम होते हैं। अवरोधक जितने ज्यादा होंगे टकराने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, और जहां पर टकराव होता है वहां पर घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वहां पर ऊष्मा बन जाती है। तो अगर ऊष्मा बनेगी तो गर्म होगा, गर्म होगा तो वो पिघलेगा, पिघलेगा तो फ्यूज होगा, उड़ जाएगा, है ना, बाधित होगी इलेक्ट्रिसिटी, होगी नहीं होगी। इसलिए याद रखना है, घरों की जो वायरिंग होती है उसमें भी हम चांदी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक अंगूठी नहीं पहनी जाती चांदी की, तो हम वायर क्या लगाएंगे इतने बड़े? तो हम किसका लगाते हैं घर में? तांबे का। क्योंकि एल्यूमिनियम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बार बार जलेगा, है ना, क्योंकि पतली वायर्स होती है, वो जल्दी जल जाएगी, और जल्दी जल जाएगी तो फिर बार बार आपको जो है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। इतना खर्चा क्यों करना? इससे अच्छा है कि एक बार तांबे वाली यूज कर लो, है ना। अब चांदी की वायर आसानी से मिलती है नहीं, बनाते भी नहीं है, क्योंकि खरीदने वाले ही कम है। तो अंबानी के घर में भी तांबे की लगी होगी, वो थोड़ी ना लगाएंगे चांदी की। तांबे से काम चल रहा है तो चांदी क्यों लगा? समझ में आ गया? तो तांबे का उपयोग ज्यादातर विद्युत के क्षेत्र में होता है। यह रॉड बनती है जो वेल्डिंग वगैरह की काम भी आती है, ठीक है ना। तो तांबा हो गया, लोहे का चूर्ण हो गया, तो इसका उपयोग जो है वह लोहे को दाग देने के लिए जो है ना, वो आप है ना, जुड़ाव वगैरह के लिए जो होता है उसका उपयोग के लिए भी यह इसका उपयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड को मिलाकर। बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है ना। दो प्रमुख क्षेत्र, एक बर्तन बनाने में और दूसरा विद्युत के क्षेत्र में जो है इसका ज्यादातर काम होता है। तो मैंने आपको बताया है, ये वायरिंग होती है, वो रॉड होती है, बर्तन होते हैं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन हमारे वहीं पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, धारवाड़ क्रम की चट्टाने है ना, वहीं पर प्राप्ति होगी इसकी। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा के क्षेत्र में जो है मलाजखंड तांबे की प्रमुख खदान है। राजस्थान के उत्तरी भाग में याद रखना है, मैंने खेतड़ी नाम लिया था, है ना, जावर क्षेत्र मैंने नाम लिया था, तो वहां पर याद रखना है तांबे की खदान, ठीक है। झुंझुन से लेकर अलवर तक की पेटी में याद रखना है
खेतड़ी तथा इसके दक्षिण भाग में उदयपुर जावर खान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी याद रखना है, भारत की सबसे पुरातन तांबे की खदान है। समझ में आ रहा है? ऋग्वैदिक कालीन जो है यह खदान है, आपको ध्यान में रखना है। इतनी प्राचीन खदान है, तब जाकर तब के समय में यहां पर तांबे का उत्खनन होता था। तो खेतड़ी भारत की सबसे पुरातन तांबे की खदान है। अगर प्री में कहीं पर आता है तो आपने लिख देना है। इसके अतिरिक्त झारखंड का सिंहभूम, कर्नाटक का कोलार आया, सिक्किम में रांको सांको, छत्तीसगढ़ में दुर्ग का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर कुर्नूल ये प्रमुख क्षेत्र है। याद रखना है तांबे के भंडारण के दृष्टिकोण से, है ना। लेकिन उत्खनन यहां पर ज्यादा होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क है। क्या है? अयस्क है। और बॉक्साइट के अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है? हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। लेकिन एल्यूमिनियम सीधा प्राप्त नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपने कहा कि भाई बॉक्साइट से हम सीधा एल्यूमिनियम की प्राप्ति कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। बॉक्साइट ऐसा खनिज होता है, रेड कलर में भी होता है, या रेड कलर में थोड़ा सा ऐसा है ना व्हाइटिश कलर का होता है। तो ये अयस्क के रूप में है, ये रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल के बाद में हमें ऐसे ही ये रॉड मिलती है। जिस प्रकार से इस रॉड का इस्तेमाल होता है, तांबे की रॉड का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से बॉक्साइट की रॉड का, मतलब ये एल्यूमिनियम है। क्या है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसको परिष्कृत किया गया है, और परिष्कृत करके जो है हमें क्या प्राप्ति हो रही है? एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो रही है। और फिर हम एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है वो कई क्षेत्रों में करते हैं। आज हमारे पास में अगर विद्युत का सुचालक के तौर पर सबसे सस्ते दामों में अगर कोई मौजूद है तो वो क्या है? एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रमाण में धातु है। भूपर्पटी में, क्रस्ट में पाए जाने वाले सबसे अधिक प्रमाण में हमारे पास कोई धातु उपलब्ध है तो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। क्योंकि सियाल है ना, सियाल कहते हैं ना, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका तो कोई धातु है नहीं, ठीक है ना। धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है? धातु में कह रहा हूं मैं, है ना। हालांकि क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रमाण में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? कौन सा? अरे ऑक्सीजन बताया था ना, कितना है? 46 से 47% के बीच में क्या है? ऑक्सीजन है क्रस्ट में। तत्व की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन तत्व है ना। अगर धातु पूछा जाए तो फिर कौन सा आएगा? फिर सिलिका बोल रहे हो। मेरे मुझसे डरते हो क्या आप? हम मन में बोले डरते तो हम अपने बाप से नहीं है, तो आपसे क्या डरेंगे? हाय, क्यों मराठा डरते हो? कहेंगे हाँ काय के डरे, मराठा है हम डरेंगे नहीं, है ना। सिंहाचा टोडात घालोनी हाथ मोजूनी दात ही जात मराठा चाहिए, ऐसे बोलते ना कुछ। पता नहीं भैया, बोलते हैं भैया, छावा के लिए बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बोलते हैं। नहीं ठीक है, जिसके लिए भी बोलते, दोनों ही छत्रपति थे। खैर चले आते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रमाण में पाया जाने वाला तत्व है क्रस्ट में, वायुमंडल में नहीं। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हो आप प्री में, और फिर कहते हैं अरे यार सर हमने तो यही पढ़ा था और आपने भी लिखवाया था। इसलिए मैं एक साथ कभी नहीं लिखवाता हूं इसको। मैं क्रस्ट के टॉपिक में, है ना, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये लिखवाता हूं, वायुमंडल में वो लिखवाता हूं। फिर मैं एक साथ कोई लिखवा देते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि O2 लिखिए कि फिर नाइट्रोजन लिखे कि क्या लिखे। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन धातु नहीं है। अगर क्रस्ट में धातु पूछ लिया जाए तो फिर एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। अब बॉक्साइट याद रखना है, बॉक्साइट से सबसे पहले बनता है एल्यूमिना। किसकी प्राप्ति होती है? एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। और फिर एल्यूमिना से किसकी प्राप्ति होती है? एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बॉक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रमाण में हीट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हीट की आवश्यकता होती है। इसीलिए याद रखना है, बॉक्साइट के परिष्करण या बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के बनाने के जो कारखाने होते हैं वो उसी जगह पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर ऊर्जा के स्रोत होंगे, या कोयले की खदान होगी, जहां पर जल की उपलब्धता आसानी से होगी, तो वहीं पर इसकी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है ना। अगर आपको पूछा जाए कि भाई कोयले के खदान के क्षेत्र के पास ही क्यों लगाई जाती, या ऊर्जा के स्रोत के पास ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि
बॉक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति के लिए बहुत मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर लगाया जाता है। यह आसानी से प्राप्त नहीं होता है, समझ में आया ना। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की यहां पर प्राप्ति होती है। अब याद रखना, ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र बॉक्साइट का प्रधान उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा है? ओडिशा का कालाहांडी। तो ओडिशा बॉक्साइट के उत्खनन में प्रमुख है। झारखंड का पलामू, लोहरदगा, लातेहार क्षेत्र जो है ये अलग से याद करना है, क्योंकि याद रखना है, मैंने कहा था ना, ये ज्यादा ये अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में प्रमुखतः पाया जाता है। तो अब आप बोलेंगे सर झारखंड में तो वो क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे जो आपने बोला, क्योंकि अब इसकी प्राप्ति अलग जगह पर है, ठीक है। तो झारखंड का पलामू क्षेत्र, लोहरदगा, लातेहार जो क्षेत्र है यह प्रमुख है। इसके बाद मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना आ गया क्षेत्र। रीवा पन्ना में क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, गुजरी हुई है, मैंने वही कहा ना कि वहीं पर प्राप्ति होगी। तो रीवा पन्ना का पठार, कटनी, सतना, जबलपुर, रीवा, छत्तीसगढ़ का दुर्ग का क्षेत्र, ठीक है। फिर सरगुजा, मैकाल पहाड़ी है ना, क्योंकि मैकाल पहाड़ी में भी दोनों ही प्रकार की चट्टानें हमें मिलती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का भी विस्तार है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी विस्तार है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैकाल श्रेणी भी आपको याद रखना है, मैकाल पहाड़ी याद रखना, छत्तीसगढ़ का दुर्ग क्षेत्र याद करना है, मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना, सतना का क्षेत्र आपको याद करना है। तो वहां पर बॉक्साइट के भंडार आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त गुजरात का काठियावाड़ आएगा नहीं आएगा? गई है ना श्रेणी, गई है ना, ये बताया था ना। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, सातारा, तमिलनाडु की शेवराय पहाड़ी, यहां पर भी ये भी प्रमुख क्षेत्र है। तमिलनाडु की शेवराय पहाड़ी में भी बॉक्साइट प्रमुखतः पाया जाता है। और मैंने बताया भी था, जब मैं शेवराय पहाड़ी बता रहा था, जावेदी और शेवराय पहाड़ी जब मैंने आपको बताया था, तो वहां पर एक पॉइंट लिखवाया था कि ये दोनों ही क्षेत्र बॉक्साइट के उत्खनन में प्रमुख क्षेत्र है, लिखवाया था। आपको क्या याद होगा? आपको यही नहीं याद है तो वो चीज क्या याद होगी? ठीक है ना। तो ये याद रखना। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, गुंटूर बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये तथ्यात्मक चीजें हैं जो आपको याद करना है। सोना, अब सोने की क्या बात करें? सोने के मामले में जो है भारत जो है वो अग्रणी है, ठीक है। सोने की बात करें तो भूमिगत सोना बड़ा कम है, लेकिन पारिवारिक सोना बहुत ज्यादा है। हर महिला के पास 10-10 तोले तो मिलेंगे ही मिलेंगे भारत में। ज्यादा बोल दिया? ज्यादा बोल दिया? इतना सोना नहीं खरीदना चाहिए, घातक रहता है। होता ही नहीं होता? हाँ सही में। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है ना, तो महंगाई बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी है, अगर आंतरिक तौर पर हम देखें, क्योंकि आपने पैसों का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। एक पैसा है जिसको खरीद के आपने अलमारी में रख दिया। सही नहीं सही है? आप उसे इन्वेस्ट करो ना, आप उसे इन्वेस्ट करो, पैसे से पैसा बनाओ। रख के पैसा नहीं बढ़ेगा। गोल्ड एक समय आएगा जब बहुत बढ़ेगा, अभी बढ़ ही रहा है, एक समय आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप हर सालों साल बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक समय आएगा जब वो, है ना, लिमिट होगा। ऐसा थोड़ी कि निफ्टी सेंसेक्स जो है वो बढ़ते रहेगा, अब गिर गया, धड़ल्ले से गिर गया, आपकी इकोनॉमी को ठप करने की ओर गिर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सोना याद रखना है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री यही कह गए ना। फिर हमारे यहाँ पर तो आरबीआई भी तो बार बार प्रचार कर रही है ना, गोल्ड लोन लो, गोल्ड लोन लो, गोल्ड लोन लो। क्यों कह रही है? आपने पैसों के प्रवाह को रोक दिया है। और जब तक किसी देश में, आपने देखा कभी अमेरिका में कई महिलाओं ने ज्यादा सोना इकट्ठा करके रखा हो? नहीं रखते। आपने कभी देखा चाइना ने कभी रखा हो? नहीं रखते ज्यादा। भारत क्या कर रहा? सोना खरीद रहा है। खरीदो, मैं मनाने थोड़ी ना कर रहा हूं, जिसके पैसे उसकी इच्छा, भैया खरीदो। बट कहने का तात्पर्य है कि अब देखो, ज्यादातर जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वही शादियों में सोना पहनते हैं। जो मिडिल क्लास, गरीब लोगों के पास है ही नहीं, वो क्या पहनेंगे बेचारे?
और हमें लोगों को ये पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को डिजाइन चाहिए, वो पत्थर के पहनेंगे। हाँ, अब देखो शादियों में जितनी भी आप रॉयल शादियां होती है उनमें आपको कभी मिलेंगे ये गोल्ड के पहने हुए? नहीं मिलते। ये कहां प्रचलन है? जो बड़े लोग हैं ना, वो शादी में जाते तो मोबाइल भी नहीं निकालते जेब में से। मिडिल क्लास के लोग हर 5 मिनट में निकालें। क्या निकालेंगे? हर 5 मिनट में निकालेंगे। बड़े लोग जो है ना वो बैठ के खाना खाएंगे। मिडिल क्लास के लोग आते हैं, इज्जत है। मिडिल क्लास के लोगों की चोचले सबसे ज्यादा इस देश में, सबसे ज्यादा, इंक्लूडिंग हम भी वही है ना। हाँ, गरीब भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी है ही, हम बोले गरीब है, समझ में आया। सोना है, चलिए जान दे कहां पर है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में तो है, लेकिन हमारे पास में धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है उसमें सोना नहीं है। समझ में आ गया? तो आप कहोगे कि है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत निर्धन है हम सोने के भंडारण में, याद रखना है। और जहां पर भंडारण है वहां पर भी खुदाई कर करके इतना ज्यादा खुदाई कर लिया है कि अब वहां से सोना निकलेगा भी तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप बोल रहे हो सोना निकलेगा भी तो किसी काम का नहीं, जैसे कर्नाटक का कोलार क्षेत्र, ठीक है, हट्टी क्षेत्र में तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जो कोलार क्षेत्र है उसकी गहराई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां से निकालना बहुत महंगा हो गया है। तो सरकार ये चाहती है कि भाई निकालने में, अगर निकालने में मान लिया जाए कि हमें 1 ग्राम के पीछे अगर 4,000 रुपए लग रहे हैं, ये 10,000 रुपए लग रहे हैं, तो फिर हम क्यों ले? इससे अच्छा हम 7,000 से बाहर से खरीद लेना, 3,000 एक्स्ट्रा क्यों दे? इसलिए कर्नाटक का जो कोलार क्षेत्र है, जहां पर याद रखना है इसका उत्खनन होता था, वो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो कोलार क्षेत्र है, वहां पर इसकी प्राप्ति होती है। झारखंड के क्षेत्र में जो है इसकी प्राप्ति होती है, राजस्थान के क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो है ना बालाघाट वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पर सोने की खदानें अभी नहीं प्राप्त हुई है, किंतु अभी तक इसका उत्खनन वहां पर प्रारंभ नहीं किया गया है। नवीनतम चट्टाने हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी हमें प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ पर कोलार क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है रामगिरी का क्षेत्र है, ये प्रमुख क्षेत्र है। और कर्नाटक का याद रखना है कौन सा क्षेत्र है? हट्टी का क्षेत्र, जहां पर आज उत्पादन किया जाता है। हालांकि कोलार बड़ा क्षेत्र था, किंतु इतना ज्यादा उत्खनन कर दिया गया है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा हो चुकी है और वर्तमान में इसमें उत्खनन अब बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर याद रखना है नदी घाटियों में, जैसे स्वर्ण रेखा है और सोन नदी है, ठीक है, नामकरण उसी से किया है। तो सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ पर प्लेसर्स के रूप में है, बहुत महीन बारीक कण के रूप में है, जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, इतने महीन कण के रूप में है। तो इसकी नग्न आंखों से मतलब आप इतनी ज्यादा उसमें मिक्सचर है, क्योंकि रेत वगैरह है, आपको रेत में, बारीक रेत में आपको छानना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में प्लेसर्स के रूप में आपके पास मौजूद है, तो जिसको निकालना बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। तो लगभग नगण्य है, उसका महत्व क्या है? नगण्य है। इन खानों के अलावा कुछ नदी घाटों में स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होते हैं जो अनार्थिक है, जैसे सोन नदी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गई, अनार्थिक है, जिसका कोई उपयोग नहीं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि एक व्यक्ति अगर वहां पर अगर सोने की प्राप्ति करने के लिए रेत को छानने बैठे तो वह साल भर में 1 ग्राम 2 ग्राम निकालेगा। तो साल भर में क्या उसने कमाई 20,000 की? हाँ, सही नहीं चाहिए, वो भी रॉ के फॉर्म में होगा, तो वो तो 8,000 के भाव में जाएगा नहीं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसका कोई आर्थिक महत्व ही नहीं है, वो किसी अन्य जगह पर काम करता तो इससे ज्यादा कमा लेता, कमा लेता, और पता चले किसी को मिला ही नहीं उतना, फिर 1 साल तो बर्बाद कर दिया, उसकी फैमिली भी तो होगी होगी नहीं होगी। तो अनार्थिक है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए याद रखना, हम ज्यादातर नदी घाटियों में ज्यादा सोने की प्राप्ति की लालसा भी करते नहीं है। वर्तमान में राजस्थान के बांसवाड़ा एवं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वर्ण निक्षेप युक्त पहाड़ियों की खोज हुई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गर्भ में सोने की खदानें मौजूद है, या सोना जो है उसका भंडारण मौजूद है, किंतु अभी तक इसका कोई उत्खनन नहीं है। इसी से चलकर याद रखना, बालाघाट क्षेत्र भी है, तो मध्य प्रदेश में अगर स्वर्ण निक्षेप की अगर कहीं पर प्राप्ति होती है तो बालाघाट के क्षेत्र में ना लिख लेना है, यहाँ पर मैंने दिया नहीं है। किंतु मध्य प्रदेश की अगर हम चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश में याद रखना है, यहाँ पर कहां पर है?
बालाघाट के क्षेत्र में यहाँ पर है, निक्षेप है, उत्खनन नहीं होता है, हम सोने का उत्खनन नहीं करते मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना है। सोने के अलावा चांदी, अब मैंने एक बात तो कर दी है आपको, तो ये भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में ज्यादातर पाई जाएगी, विंध्यन क्रम की चट्टानों में है, और ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चांदी याद रखना है, विद्युत का और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, और इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में होता है, आभूषण बनाने में होता है, बर्तन बनाने में होता है, इसका ज्यादातर आपको आभूषण बनाने में होता है। किसमें होता है? आभूषण बनाने में होता है। चांदी के ग्लास वगैरह याद रखना, पहले कभी बड़े है ना राजा महाराजा होते थे, है ना, जमाई राजा आते हैं किसी के घर, है ना, चांदी के प्लेट में चाहिए वे खाना, चाहिए नहीं चाहिए, तो चांदी का, बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक अलग से प्रचलन है, वो अधिक मास आता है ना एक, तो अधिक मास में जमाइयों को बुलाया जाता है, तो जमाई राजाओं को बुलाया जाता है, तो उनको भर भर के कुछ देते हैं, है ना, सोना देंगे, चांदी देंगे, ऐसा कुछ देंगे, है ना, मुझे मिला है, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन तो ये प्रचलन है ना, चांदी के बर्तन देंगे, क्यों दे रहे हैं फालतू का, खाना तो खाएंगे नहीं उसमें, है, जो मिला वो रैक से निकाला, उसमें हम प्लास्टिक का हो, प्लास्टिक का, स्टील का हो, स्टील का निकाल के रख लेते हैं, एल्यूमिनियम में नहीं खाना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ध्यान में रखना है। भारत में संपूर्ण भंडार का 99%, या हम कहे कि भारत में एक ही राज्य है जो चांदी का उत्पादन करता है, वो कौन सा है? राजस्थान है। और चांदी है तो याद रखना है, यहां पर राजस्थान की जावर के क्षेत्र में, याद रखना, जावर के क्षेत्र में, कर्नाटक में किंचित रूप में है या न के बराबर है, वहां पर कोई है ना उत्खनन होता भी नहीं है, हालांकि कोलार और हट्टी के क्षेत्र में भी यह प्राप्त होता है, लेकिन ज्यादा उत्खनन वहां पर किया नहीं जाता है। 99% या एकाधिकार आप मान लो कि कर्नाटक का है चांदी के क्षेत्र में, और जहां चांदी मिलती है उसी के आसपास याद रखना है और दो चीजें मिलती है, सीसा और जस्ता। क्या मिलता है? लेड और जिंक, ये आपको ध्यान में रखना है। लेड जहां पर है वहीं पर जिंक भी होगा, और ये दोनों जहां पर है वहां पर चांदी के मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि चांदी के साथ और लेड के साथ जो है वो ध्यान में रखना है कि गैलेना भी प्राप्त होता है, इसलिए जहां पर सीसा होता है वहां पर याद रखें, जहां पर जस्ता होता है वहां पर सीसे की भी प्राप्ति हो जाती। तो सीसा और जस्ता, यही कारण है कि इन दोनों को जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। पूछा जाता है जुड़वा खनिज कौन से, है ना, 2 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, जुड़वा खनिज लिखिए, तो सीसा और जस्ता, जिंक एंड लेड, ठीक है। यह भी याद रखना है, अधिकांश तो कहां पर पाया जाता है, कहां पर? सीसे का एकमात्र वाणिज्यिक स्रोत क्या है? गैलेना है। तो गैलेना नामक अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है? सीसे की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना है, जो शिष्ट शैलों के शिराओं तथा विंध्यन चूना पत्थर शैलों में मिलती है। विंध्यन नहीं मिलेगा, क्योंकि चांदी जहां पर है, मैंने वहीं पर बोला कि वहां पर आपको किसकी प्राप्ति होगी? सीसे की भी प्राप्ति होगी, और विंध्यन क्रम की चट्टानों में है। यह अपघर्षण रोधी है, जिसका प्रयोग लोहे की चादरों की कोटिंग, अपघर्षण है ना बड़ा कम होता है, याद रखना है, इसलिए कोटिंग के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, केबल के रूप में, अम्लीय टैंकों की लाइनिंग आदि में होता है। यह मुख्यतः स्टोरेज बैटरी, है ना, एम्यूनिशन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, और धातुओं के साथ साथ मिश्रित करके अन्य धातुओं का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कांच की वस्तुएं, संगीत वाद्य, बहुत ज्यादा बहुउपयोगी है, यह आपने याद रखना है। सीसा जो है वह हर क्षेत्र में जो है वो लेड का उपयोग होता ही होता है, ठीक है। इंक के रूप में भी होता है, ये ध्यान में रखना है। पेपर की जब छपाई होती है तो याद रखना उसमें लेड वगैरह मिला होता है, आजकल मैगी में भी होता है ना, होता है तो हमारे लिए घातक है। कैंसर जैसी समस्याओं का यह कारक बनता है, ज्यादा प्रमाण में अगर लेड हमारे शरीर में चला गया तो यह कैंसर का कारण भी बनता है। अब जहां सीसा है, मैंने कहा कि राजस्थान देश का 80% सीसा उत्पादन करता है, तो राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसा के लिए, चांदी के लिए भी यही है और जस्ते के लिए भी है, ठीक है ना। जिंक, लेड और सिल्वर, इन तीनों के लिए याद रखना है, ये जावर क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रमुख है। तांबे के लिए भी, तांबा भी बताया मैंने, खेतड़ी के अलावा, है ना, झुंझुन अलवर पेटी में खेतड़ी के अलावा जो है वह जावर क्षेत्र तांबे के उत्पादन में भी है। अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा है, यहां पर भी सीसा का उत्खनन होता है। आंध्र प्रदेश का कटप्पा, कड़प्पा, ठीक है, मैं थोड़ा सा सुने, याद रख लो, कड़प्पा, गुंटूर, कुर्नूल, ये प्रमुख क्षेत्र है। ओडिशा का काला हांडी आ गया, आ गया ना, आ गया, क्यों? क्योंकि बॉक्साइट भी मिल रहा था,
और बॉक्साइट भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में है या नहीं है, तो ये भी मिलेगा वहां पर। दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज घर जाके यही करना है, कहां पर हमारे यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो मैंने सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया था ना जब ज्योग्राफी चालू हुआ था, ठीक है, मैंने भूवैज्ञानिक समय सारणी बताया था, आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर, ठीक है, तो सारी चट्टानें बताई थी वर्तमान तक की। उसके बाद भूगर्भिक संरचना बताई थी भारत की, तो भूगर्भिक संरचना के दोनों लेक्चर आप देख लो, तकरीबन 2 लेक्चर बने हुए हैं उस पर, तो वो दोनों ही लेक्चर जो है आप फिर से देख लो, वो दोनों लेक्चर के नोट्स देखो, वहां पर कहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें, कहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कहां पर कुड़पा क्रम की है, कहां पर गोंडवाना क्रम की है, कहां पर प्लिस्टोसिन काल की है, कहां पर टर्शियरी युग की चट्टानें हैं, ठीक है ना, मैंने सारी बताई थी। तो वो सारी चट्टानें याद करो, क्योंकि खनिज संसाधन चट्टानों से ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि चट्टानें किससे मिलकर बनी है, खनिजों से। खनिज किससे मिलकर बने, तत्व यौगिकों से, तो उसमें उन्हीं तत्वों की प्राप्ति करनी है हमें। खनिज से क्या निकाल रहे, यही तो निकाल रहे। तो वो लेक्चर अच्छे से याद करना है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का दतिया, शिवपुरी, झाबुआ क्षेत्र याद रखना है इसका, ठीक है। महाराष्ट्र का भंडारा, नागपुर, ठीक है, ये वाले क्षेत्र को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का दुर्ग, बस्तर वाला क्षेत्र है, वो भी आपको याद करना है। तो ये सीसा है। जस्ता मैंने कहा था कि जस्ते का प्रमुख स्रोत है क्या, स्टेलाइट जस्ते का प्रमुख स्रोत है, ये इस अयस्क से प्राप्त होता है। हालांकि बहुत सारे अयस्क है जिससे जस्ता प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा है, स्पेलेटाइट, ठीक है। तो यहां से निकलता है, और शेलों की शिराओं में क्या है, गैलेना। इसलिए कहा जाता है ना कि जहां पर जस्ता मिलेगा वहां पर सीसा भी मिलेगा, ठीक है। लोह पायराइट तथा अन्य सल्फाइड अयस्कों के साथ यह जो है जिंक मिलता है, और जस्ते के निक्षेप चूना पत्थर के साथ साथ विशेष रूप से मिलते हैं, अर्थात यह भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, क्योंकि चूना कहां पर है, विंध्यन आएगा, जब चूना पत्थर पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा आपको। इसका प्रयोग लोह इस्पात की चादरों की कोटिंग के लिए, वैसे मिश्र धातु, शुष्क, ये गलत हो गया ना, इस पे भी मैंने वही है ना, ये वाला सीसा नहीं है, ठीक है, इसको देखना है मुझे, है ना, लेट का चित्र आपको है ना डालते नहीं आया, जल्दबाजी में हो गया होगा, छूट गया होगा, कभी कभार जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है ना, पेज कॉपी पेस्ट हो जाता है तो उसमें आ जाता है। तो ये जिंक है, ठीक है। बैटरी, स्याही, माचिस आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब वितरण भी देख लो इसका क्या है। देश का अधिकांश जस्ता का उत्पादन कहां पर होगा, कौन सा क्षेत्र होगा। इसके अतिरिक्त नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, टिहरी, तमिलनाडु के अर्काट जिले में जो है यह जस्ता पाया जाता है, बस इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। अब इसमें ज्यादा वितरण आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, अब छोटे छोटे खनिज चालू होगा, समझ आ गया। अब जो बड़े होंगे वो ऊर्जा संसाधन होंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके वितरण को आपको दिखाना होगा। इसके उपयोग को आपको, उपयोग तो क्या है पता ही है सभी को, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना, फेंकने के लिए भी होता है, कोयला भी फेंकते हैं ना। अभी होली का दिन आएगा, अभी होली के समय में इधर से उधर, दिवाली के समय में भी होते हैं कई गांवों के बीच में कोयला दिवाली, नहीं पता, मध्य प्रदेश में हम पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे मतलब सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हम भूगोल पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश का केवल, बाकी कला, साहित्य, है ना, जो भी संस्कृति है वो अन्य सर पढ़ाएंगे आपको। शायद पढ़ा भी दिया होगा, पढ़ा दिया तो आया नहीं था, चले देखते हैं। अभ्रक नाम सुने इसका, पक्का देखा है, अरे देखा है, ऐसे किसी ने देखा आपने, बहुत देखा है आपने, अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये पंखा खोला है आपने, ये फैन कभी ओपन किया है, देखा है, ठीक है। उसमें वाइंडिंग के बीच में एक कोट होती है जो इंसुलेशन का काम करती है, मतलब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने से रोकती है ना। तो ये विद्युत का सुचालक हुआ, फिर हुआ नहीं हुआ। आपने कभी देखा नहीं किसी चीज पर आप खुरकते हो तो ऐसी पपड़ियां निकलती है प्लास्टिक की जैसी कई जगह से, लड़कों को ज्यादा पता होगा क्योंकि कारनामे बचपन में यही करते थे, खोलने मिलने का काम करते थे, आप देखा है आपने,
है ना, तो वो माइका होती है, वो माइका शीट होती है जो रेजिस्टेंस का काम करती है। क्या करती है? रेजिस्टेंस का काम करती है। वो इलेक्ट्रिसिटी को बहने से रोकती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत के क्षेत्र में ज्यादा होता है। किस क्षेत्र में होता है? विद्युत के क्षेत्र में ज्यादा होता है। वॉशर्स वगैरह बनाए जाते हैं, देखो वॉशर समझते हो, इस प्रकार के, है ना, ये आपको लगते है कि ये प्लास्टिक जैसा है, लेकिन वो प्लास्टिक ना होकर कौन सा बना होता है? माइका का बना होता है। किस रूप का बना होता है? माइका का बना होता है। ये ब्लैक के रूप में भी हो सकते हैं, व्हाइट के रूप में भी हो सकते हैं। इससे आपको पता चल गया कि भैया अभ्रक दो प्रकार के होते हैं, एक काला अभ्रक होता है और एक श्वेत अभ्रक होता है। श्वेत अभ्रक अच्छा माना जाता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो ये ऐसी शीट्स बनाने के काम में भी आते हैं जो विद्युत रोधी होती है, और इनका उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर आपको विद्युत का किसी प्रकार से, है ना, ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो है वो किया जाता है, या सबमर्सिबल आपने देखा होगा खेतों में इस्तेमाल होती है, तो उनके बीच में पट्टियां लगाई जाती है। हालांकि हमारे यहाँ पर जो है लकड़ी का भी लगा देते हैं कभी कभार, याद रखना है। लेकिन जो अच्छी तरीके से वाइंडिंग की जाती है तो याद रखना, जब सबसे पहले नई जो आती है, नई बन के जो मोटर आती है, तो उसमें इंसुलेशन के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है? माइका का। फिर बाद में जब एक बार खराब होती है तब इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाया जाता है, उसे खोला जाता है, तब वो माइका का इस्तेमाल न करके फिर लकड़ी या तो फिर प्लास्टिक की वो पन्नी होती है सफेद कलर की, जो बचपन में उसको मोड़ के टिक टॉक खेलते हैं, खेलते थे कई लोगों ने, किया होगा, खेले हो नहीं खेले हो? आजकल उसका प्रयोग कर देते, या फिर उसकी जगह पे जो है वह लकड़ियों का प्रयोग करना उचित मानते। सस्ता मिलता है, सस्ते में काम होना चाहिए, है ना, किसानों को भी ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो वो उसका प्रयोग कर देते। तो इंसुलेटर के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। और अभ्रक के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार भारत का है। विश्व का लगभग 60% उत्पादन जो है वो कौन करता है? अकेला भारत करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। किसका एकाधिकार है? भारत का। ये भी याद रखना। यह आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, वह चमकीला उल्का पदार्थ होता है जो ताप रोधी और विद्युत रोधी होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? विद्युत उपकरणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार का होता है, रूबी अभ्रक होता है, यह श्वेत रंग का होता है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला तथा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। गुलाबी अभ्रक है, ये काले रंग के साथ साथ थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, याद रखना है। यह निम्न गुणवत्ता का अभ्रक होता है, ज्यादा मात्रा है भी नहीं हमारे पास उसकी। तो रूबी अभ्रक को श्वेत अभ्रक के रूप में भी जाना जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये श्वेत अभ्रक के रूप में भी जाना जाता है। ये दो प्रकार आपको याद करना है, ठीक। इसके वितरण की अगर हम बात करें तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र है, झारखंड है। तो आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां नेल्लोर और गुंटूर श्रेणी में यह प्राप्त होते हैं। झारखंड का कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह ये भी है। और कोडरमा, ये याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी अभ्रक की खान है ना, सॉरी अभ्रक मंडी है एशिया की। कौन सा? कोडरमा, आपको पूछा जा सकता है। तो कोडरमा झारखंड का जो है अभ्रक की सबसे बड़ी मंडी है। राजस्थान में भीलवाड़ा, राजस्थान महत्वपूर्ण अभ्रक की खदानें हैं, यहाँ गुलाबी अभ्रक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु का सेलम, नीलगिरी, है ना, तिरुनेलवेली, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि में अभ्रक जो है वह भंडारी थे, यहां पर इसका उत्पादन होता है। अभ्रक का हमारे मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक। अब हीरे की जो बात है वो हम कल के लेक्चर में